सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शोएब, आप बताइएगा, ये जो 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है वहाब रियाज साहब ने, इसमें एक तो 3 कीपर्स का होना और उसके बाद में ये कहा जाना कि जो पहले कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको अवॉइड किया या रेस्ट दिया है। आपको लगता है मेरिट पे हुई है सिलेक्शन? ये देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें इस स्क्वाड को जो अनाउंस किया गया है तो आपको जूनियर और सीनियर का मिक्सर नजर आएगा, बट मीनवाइल इसकी कंपोजिशन को देखें तो यकीनी तौर पर फिंगर क्रॉस होती हैं। 5 ओपनर्स वहां पे मौजूद हैं, 3 विकेट कीपर बैटर जो है वो वहां पे मौजूद हैं, इसी तरीके से 3 स्पिनर्स मौजूद हैं। तो ये तादाद तकरीबन 11-12 तो ऐसी बन जाती है। और अमूमी तौर पे 15 रुकनी स्क्वाड होता है। फिर शायद लग रहा है कि 2 लोगों को एडजस्ट किया गया है। जो मेरी इत्तलात है, हसीबुल्लाह को बिल्कुल आखिरी मौके पे इसमें टीम में सिलेक्ट किया गया है। कुछ और खिलाड़ी थे जिनको शामिल करवाने के लिए जो है वो कोशिश हो रही थी, लेकिन उनको नहीं शामिल किया गया। और इसी तरीके से आपको ये बात समझनी होगी कि अब 19 मैचेस हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको तैयारियों का एक भरपूर मौका मिल रहा है। माजी में जो आप नहीं कर सके 3 साल जो आपको करना चाहिए था, अब आपके पास मौका है कि आप अपने यंगस्टर्स को मौका दें। कब तक हम नहीं, लेकिन शोएब मोहम्मद हारिस को क्यों अवॉइड कर दिया? उनका कसूर क्या था? देखिए, मोहम्मद हारिस के जो नंबर थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, जो उनके 9 मैचेस मिले हैं, आप उनको देखें, वो किसी तौर पे जस्टिफाई होते ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उनको मौका ऑन एंड ऑफ मिला, एक तवातर से मौका नहीं मिला जिस तरीके से माजी में खुशदिल शाह को मिलता रहा है, आसिफ अली को मिलता रहा है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, बट जो मौके मिले उसमें भी वो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सके। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं वही बात कर रहा था कि हमें एक बात समझने की जरूरत है। अगर अभी हमने टेस्ट जो है वो हारा है, हमारे पास एक्सपीरियंस शाहिनशाह अफरीदी के होते हुए भी अगर हमने हार दिया है, तो फिर हम यंगस्टर्स के साथ भी तो जाके हार सकते हैं। अगर नतीजा हार ही आना है कि आप एशिया कप में भी हार रहे हैं, आप वर्ल्ड कप में भी हार रहे हैं, आपको अफगानिस्तान भी हरा रहा है, कभी आपको जिम्बाब्वे हरा रहा है, कभी आपको छोटी टीम मुश्किल में डाल देती है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें अपनी ओल्ड गन्स को कहना चाहिए। एकदम आप थैंक यू नहीं कह सकते, तो आप यंगस्टर्स ग्रूम तो कर सकते हैं जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंग्लैंड ने किया, इंडिया ने किया। हम इस सोच से, मॉडर्न डे क्रिकेट की सोच से बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब इस सिलेक्शन कमेटी को आपको इतना क्रेडिट जरूर देना होगा कि कम से कम स्क्वाड में यंगस्टर्स आ गए। जो परफॉर्मर जो है साहिब अजहर सुल्तान एक लंबे अरसे से परफॉर्म कर रहा था, उसको मौका दिया गया कि स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। अब टीम मैनेजमेंट पे है कि टीम मैनेजमेंट किसे खिलाती है। लेकिन शोएब, आपने शाहिनशाह अफरीदी का जिक्र किया, उनकी वो पीक दिखाई नहीं दे रही। लोग उनको कह रहे हैं कि ये मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं, 130 से ऊपर नहीं जा रहे। आपको लगता है कि वो भी अपनी फुल फॉर्म में हैं कि वो जस्टिफाई करें जो उनकी रेपुटेशन है इंटरनेशनल स्टेज पे उसको? देखिए, मेरा लगना इसमें मैटर ही नहीं करता। स्टैट्स जो हैं वो खुद ब खुद सारी कहानी चीख चीख के सुना रहे होते हैं। और शाहिनशाह अफरीदी, ये कोई एक टेस्ट की बात नहीं हुई। आप मेगा इवेंट्स में देख लें कि ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस रही। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का देखें, आपको एक बात मानना होगी कि पाकिस्तान टीम जो है वो पिछले 3 सालों से 2 या 3 अफराद के इर्द गिर्द घूमती है। बॉलिंग का सारा महवर हमेशा आपके शाहिनशाह अफरीदी रहे हैं, बट देखें उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही जब से वो इंजरी से बाहर आए हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने, अगर उनका बुमराह जो है वो अनफिट हुआ, उन्होंने पूरा 1 साल उससे रिहैब पे लगाया, उसको मुकम्मल फिट करके वो क्रिकेट में लेकर आए। हमने क्या किया, हम शाहिनशाह अफरीदी को उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो जगह जगह लेकर घूमते रहे। और उसके बाद जब उनको मैदान में उतारा, अगर वर्ल्ड कप में उनकी अपनी वीडियो क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की थी, तो वो हाफ फिट थे, मुकम्मल फिट नहीं थे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो वाला शाहिनशाह अफरीदी नहीं है जो इंजरी से पहले था। इसी तरीके से बैटिंग का हमारा सारा महवर जो है वो बाबर आजम रहे हैं, बट लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। कोई 1-2 मैचेस की बात नहीं है। अब तो 2 मेगा इवेंट गुजर गए, एशिया कप गुजर गया, वर्ल्ड कप गुजर गया, उसके बाद टेस्ट मैचेस को देखें। वैसे आज वो वनडे रैंकिंग्स में टॉप पर आ गए हैं दोबारा। देखिए, इन रैंकिंग्स ने ही तो हमें मरवाया है। हमें ये रैंकिंग इस नहज पे लेकर आ गई है कि हम इससे भूल ही गए हैं कि टीम के में जो है वो नंबर 1 खिलाड़ियों की एक भरमार पड़ी हुई है, टॉप 10 खिलाड़ियों की एक जुम्मा बाजार लगा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हम कोई सीरीज नहीं जीत पा रहे। कोई बड़ी टीम अगर फुल स्ट्रेंथ से हमसे आके टकराती है तो वो हम नहीं जीत पा रहे। अगर बाबर आजम दोबारा नंबर 1 हो गए हैं तो उन्होंने तो रिसेंट में कोई क्रिकेट खेली नहीं है अभी। वो तो दूसरी टीमों ने बुरा खेला, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों की बैड परफॉर्मेंस की वजह से इनको ऑटोमेटिक ऊपर आने का मौका। अच्छा, ये बताइए, ये जो इंजरीज का सारा तूफान है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ ही क्यों आ गया? हम एहसानुल्लाह की बात कर लेते हैं, नसीम शाह की कर लें, मोहम्मद हसनैन की बात कर लें, और अब खुरम शहजाद जिन्होंने पहले मैच में डेब्यू करके अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनकी भी इंजरी की बात सुनने को मिल रही है। तो क्या हमारा रीहैब काम नहीं करता? जो हिंदुस्तान कर रहा है हम नहीं कर पा रहे? यही मसला है। ये बहुत ही आपने जो है ना वो संजीदा मसले पे जो है वो तवज्जो दिलवा रहे हैं लोगों की। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिनकी तवज्जो होनी चाहिए उनकी तवज्जो है नहीं। 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट में आप देखें कि डॉक्टर टीम के साथ ही नहीं है।
इसी तरीके से आप एक और मामले को देखें कि एहसान उल्लाह पाकिस्तान का जो है ना वो बड़ा ब्राइट ऑस्पेक्ट हो सकते थे, आपने उनको, मैं समझता हूँ कि स्टेज पे लगा दिया उनका करियर। अगर शाहीन शाह अफरीदी का ऑपरेशन जो है जो रिहैब है वो यूके में हो सकता है, नसीम शाह की सर्जरी यूके में हो सकती है, तो वाई एहसान उल्लाह कि उनके लिए आपने लाहौर में उनकी सर्जरी करा दी। और अब जो हम तक इतलात आ रही हैं, अगर वो इतलात गलत हो, बट जो इतलात आ रही है वो ये कि एहसान उल्लाह का रिहैब भी सही से नहीं हुआ और उनकी जो सर्जरी हुई है वो भी कुछ मुनासिब नहीं हुई। तो ये इस बात की खमाजी करता है कि किस तरीके से जिनका ये काम है वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। शोएब, आखिरी सवाल, ये जो ऑडियो लीक्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, दोबारा इसमें तलहा उस्मानी साहब का जिक्र आ रहा है और इससे तासुर तो ये मिलता है कि जो कंस्पिरेसी जो आप कह रहे थे कि यारी दोस्ती 11, ये साजिश तो लगता है कि बाबर के अगेंस्ट हुई है। तो ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जो ऑडियो लीक्स में मवाद सामने आया, या फिर फेक है आपको लगता है? देखिए मुझे तो उसकी क्रेडिबिलिटी का पता ही नहीं है ना, जिन साहब ने लाई है आपने चेक तो किया होगा। जी मैं वही आ रहा हूँ कि वो ऑडियो का मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि वो जेन्युइन है। अगर हम उसको कई मरतबा भी सुन ले तो पता चलता है कि वो उसके दरमियान जितनी भी बातचीत हो रही है उस ऑडियो में वो फैसलों के बाद की हो रही है। अगर ये ऑडियो फैसले के पहले की होती तो फिर ये सवाल फिंगर जरूर क्रॉस होती कि शायद इन्फ्लुएंस है। आप उसमें देखें कि एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है और उसमें वो पूछ रहे हैं कि ऐसा उसका क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं कि हमने ये फैसला इसलिए किया। वो फैसलों के बाद की ऑडियो है। मेरे नजदीक उसमें लीक्स वाला तो कुछ भी नहीं था और ये सारी बातें मेरे अपने इंटरव्यू में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो बरमला कर चुके हैं। दोनों फ्रीकैन इन बातों को कई मरतबा मीडिया में इज़हार कर चुके हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जट हमारे साथ मौजूद थे और कहना उनका यही था कि जो रिहैब है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वो इतनी तवज्जो से नहीं हुआ और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि बहुत से खिलाड़ी अभी जो परफॉर्म करना चाहिए था जिनको ऑस्ट्रेलिया जाकर या वर्ल्ड कप में, वो दस्तयाब ही नहीं हो सके। परफॉर्मेंस तो दूर की बात है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज कोयटा में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जान अचकज़ई साहब की, जो कि निगरान सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के, और उनकी तरफ से इंकशाफ आज ये सामने आया कि कलअदम BNA यानी कि बलोच नेशनल आर्मी के 70 अफराद ने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और इसके ऊपर जो मेन कैरेक्टर था कमांडर सरफराज मंगलजई का था। और ये भी जान अचकज़ई साहब ने बताया कि बहुत से लोग किस तरह से मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए। लेकिन ऑन द साइड लाइन्स ये सब कुछ होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो तुर्बत से एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो हुआ था वो भी ऑन द साइड लाइन्स जारी है। मारंग बलोच साहिबा इसको लीड कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन भी इसका हिस्सा हैं। और कहा यही जा रहा है कि बालाच मौला बख्श नामी एक नौजवान जिसको CTD की कस्टडी के अंदर अदालत में पेश किया गया था, और उनका मुज़ाहिरीन का क्लेम इस पर यह है कि 21 नवंबर को पुलिस रिमांड हासिल करती है अदालत से और उसके बाद में बालाच की जो है वो लाश मिलती है और 3 और लोगों की लाश बरामद होती है। तो उनके मुतालिबात इस पर यही हैं कि FIR जो दर्ज की गई है पहले तो वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि क्रैकडाउन किया गया DG खान में मार्च के शुरका के ऊपर, जो गिरफ्तारियां हुई उनको गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ दिया गया, लेकिन FIRs अब भी उन पर बरकरार हैं। ये लॉन्ग मार्च जारी है और इसको नेगोशिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर चुकी है, लेकिन फ़िल वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उनका क्लेम यही है